हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो है रोटर ईएमएफ के बारे में भी स्टडी करेंगे। रोटर ईएमएफ यानी कि रोटर में कैसा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ओके, कैसा यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रिकल जो आपका पैरामीटर है वो ईएमएफ ओके कैसे हो रहा है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। मैंने रोटर ईएमएफ का क्लास फर्दर लेने के पहले मैंने आपसे बात किया कि इसको पढ़ने के लिए हम लोग को जो है ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इंड्यूस का इक्वेशन ओके ये जानना बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू about the equation of the transformer, about the working principle of the transformer. Okay, then यहाँ पे जो रोटर ईएमएफ है वो इंड्यूस हो रहा है रोटर वाइंडिंग में ओके और अल्सो स्टेटर ईएमएफ भी इंड्यूस हो रहा है और वो स्टेटर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो इन द केस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर ओके एक्चुअली an EMF is induced in both स्टेटर वाइंडिंग ओके जिसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग भी कहते हैं एंड रोटर वाइंडिंग जिसको हम लोग जो है सेकेंडरी वाइंडिंग भी कहते हैं। दोनों में जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है ओके। फ्रॉम द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ और ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर एक्शन। आपको अगर याद होगा ट्रांसफार्मर का एक्शन देन दैट इज सो सिंपल कि ट्रांसफार्मर में जो है दो वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग जो है एक हमारा प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग के क्रॉस हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो उसके थ्रू अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है। उस अल्टरनेटिंग करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है इसमें अल्टरनेटिंग फ्लक्स आता है ओके मैंने बात किया था व्हेन एवर देयर इज करंट कैरिंग कंडक्टर देन देयर मस्ट बी मैग्नेटिक फ्लक्स और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स आया देन फ्रॉम द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस फाई के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है E1 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर सेकेंडरी का भी सर्किट कंप्लीट है तो इसके क्रॉस E2। क्यों? क्योंकि दोनों वाइंडिंग जो है उस फ्लक्स से लिंक कर रहा है, उस फ्लक्स से लिंक हो रहा है तो लिंक होने के कारण जो है उसके उस वाइंडिंग के टर्मिनल के क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेम कंसेप्ट, सेम वर्किंग प्रिंसिपल, सेम ट्रांसफार्मर एक्शन जो है हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ भी है ओके। इन द केस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर ओके वहां पे जो वर्किंग प्रिंसिपल है या जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर ओके बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर एक्शन ओके। जो भी हमारा ट्रांसफार्मर में एक्शन होता है लाइक अगर हम लोग इंडक्शन मोटर बनाते हैं ओके तो ये हमारा स्टेटर पे वाइंडिंग किया हुआ है और ये रोटर पे वाइंडिंग किया हुआ है सपोज लाइक दैट ओके। आप स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई देते हैं तो 3 फेज सप्लाई देने के कारण जो है इसमें 3 फेज अल्टरनेटिंग करंट फ्लो किया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप लोग को पता है कि इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो रोटेट करता है सिंक्रोनस स्पीड से। गॉट इट? सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है और ये फ्लक्स जो है जिस तरह से यहाँ पे इस वाइंडिंग में करंट फ्लो किया और इसी वाइंडिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग एक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ और ये फ्लक्स दोनों वाइंडिंग को लिंक कर रहा है। ठीक उसी तरह से ये जो फ्लक्स निकल रहा है वो प्राइमरी वाइंडिंग यानी कि स्टेटर वाइंडिंग को भी लिंक करेगा और साथ साथ सेकेंडरी वाइंडिंग को भी लिंक करेगा। यानी कि जिस तरह से यहाँ ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसी तरह यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। आप देखो यहाँ पे हम लोग सप्लाई दिए अल्टरनेटिंग करंट फ्लो किया प्राइमरी वाइंडिंग में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो गया। इस फ्लक्स के कारण इसी वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन के थ्रू हो रहा है ओके। और इसके बाद दूसरे वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो है प्राइमरी वाइंडिंग यानी कि स्टेटर वाइंडिंग में आप सप्लाई दे रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट फ्लो किया
उसके कॉरस्पॉन्डिंग आरएमएफ प्रोड्यूस हुआ। आरएमएफ यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है इन द गिवन डायरेक्शन ऑफ फेज सीक्वेंस, यानी कि जो फेज सीक्वेंस का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आरएमएफ भी रोटेट कर रहा है एट द सिंक्रोनस स्पीड। तो वो फ्लक्स जो है जिस वाइंडिंग में करंट फ्लो कर रहा है उस वाइंडिंग को भी लिंक कर रहा है और दूसरे वाइंडिंग को भी लिंक कर रहा है थ्रू द एयर गैप। यहाँ पे ये मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू फ्लक्स फ्लो कर रहा था और ये एयर के थ्रू फ्लो कर रहा है, दैट इज द एयर गैप फ्लक्स, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फ्लक्स और रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो इसमें यह स्टेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दैट इज द स्टेटर इंड्यूस्ड ईएमएफ, रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दैट इज द रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हम लोग के यहाँ पे स्टेटर और रोटर दोनों का ईएमएफ इंड्यूस का वैल्यू निकालना है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के कोरस्पॉन्डिंग मैंने एक स्टेटमेंट आपको बोला, वो स्टेटमेंट क्या था? ओके, वह स्टेटमेंट क्या था? वह स्टेटमेंट सिंपल ये था कि स्टेटर का वाइंडिंग जो है, ओके, स्टेटर का वाइंडिंग वो हमारा स्टेशनरी, उसमें हम लोग 3 फेज, ओके, फ्लाइट मोड में जाइए, आ जाएगा आपको। ओके, उसमें क्या है कि हम लोग 3 फेज सप्लाई दिए, 3 फेज करंट फ्लो किया, 3 फेज करंट फ्लो करके जो इसमें आपका फ्लक्स आया वो फ्लक्स जो है प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक हुआ, वही फ्लक्स आपका सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक हुआ। यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग आपका स्टेटर वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग आपका रोटर वाइंडिंग। ओके, तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है स्टेटर में एक रोटर में, तो रोटर के साथ हमेशा 2 कंडीशन लेते हैं, इसको कभी मत भूलिए जब 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रॉब्लम या उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रोटर का हमेशा 2 कंडीशन, ऑलवेज, कुछ भी पढ़ो ऑलवेज ये 2 कंडीशन को लेना है। एक हमारा जो है स्टैंड स्टिल कंडीशन और दूसरा हमारा रोटेटिंग कंडीशन, है ना, रनिंग कंडीशन। ओके, स्टैंड स्टिल कंडीशन यानी कि जो अभी तक रुका हुआ है, यानी कि अबाउट टू मूव। ओके, अबाउट टू मूव, और दूसरा रनिंग कंडीशन यानी कि मूव कर गया। जब वो अबाउट टू मूव कंडीशन में है यानी कि वो s इक्वल टू 1 के कंडीशन में, ओके, यानी कि उसमें स्लिप हमारा 1 है। ऑल ऑफ यू नो एट द स्टेशनरी कंडीशन, एट द स्टैंड स्टिल कंडीशन s इक्वल टू 1। ओके, और वही हमारा अगर वो मूव कर रहा है देन फॉर द गिवन लोड स्लिप वेरीज फ्रॉम द 2% to 5% अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द मोटर। मोटर के साइज के अकॉर्डिंग जो है, ओके, वहां पे स्लिप वेरीज करेगा अकॉर्डिंग टू लोड, अकॉर्डिंग टू साइज। नाउ अब यहाँ पे हम लोग ने बात कर लिया कि सिंस द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द ट्रांसफार्मर एक्शन, हेंस द 3 फेज इंडक्शन मोटर इज आल्सो कॉल्ड रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। दिस इज द रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। आई थिंक नो प्रॉब्लम अप टू दिस पॉइंट। ओके, नाउ अब हम लोग जो है यहाँ पे कुछ एज्यूम्ड कर रहे हैं। वो एजम्पशन क्या है हमारा? ओके, जस्ट टू फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्टेटर वाइंडिंग एज वेल एज रोटर वाइंडिंग। ओके, हम लोग कुछ एजम्पशन लिए, जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर में एजम्पशन लेते हैं उसी तरह से यहाँ भी एजम्पशन लेंगे। ओके, लाइक फर्स्ट एजम्पशन हमारा एनएस जो सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएम है। ओके, दूसरा एफ जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी यानी कि स्टेटर फ्रीक्वेंसी। ओके, तीसरा आपका जो है 5 जो फ्लक्स पर पोल है, फ्लक्स पर पोल। चौथा जो है हमारा वो है इन पीएचआर यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच फेज ऑफ रोटर वाइंडिंग। ईच फेज याद रखेंगे, प्रत्येक फेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो है रोटर वाइंडिंग में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, दैट इज इन पीएचआर। उसी तरह इन पीएचएस, ओके, नंबर ऑफ टर्न्स in each phase of a stator winding, n number of turns, ph for phase and r for rotor, उसी तरह s for a stator। okay, now p is the number of poles, okay, and s is the slip। ये पैरामीटर को हम लोग एज्यूम कर लिए। ये एज्यूम करने के बाद जिस तरह से हम लोग ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इंड्यूस का इक्वेशन निकाल रहे थे, ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ भी निकालेंगे। Now just see total flux
कट बाई वन कंडक्टर, एक कंडक्टर के द्वारा टोटल फ्लक्स कितना कट हो। ओके, ऑफ कोर्स P is the number of poles and phi is the flux per pole. Then that is P phi. I think no problem. P phi है ना। Now NS हमारा क्या है, NS equal to synchronous speed in revolution per minute, ये है ना हमारा NS। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं NS evolution made by one conductor, okay, is completed in 1 minute. Okay, यानी कि NS revolution per minute, NS revolution made by one conductor in 1 minute, लिख सकते हैं हम लोग। टेल मी, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं NS revolution made by one conductor in 60 सेकेंड, लिख सकते हैं हम लोग, है ना। यानी कि वन रिवॉल्यूशन मेड बाय वन कंडक्टर इन 60 बाई NS सेकेंड, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, 60 बाई NS सेकेंड। नाउ अब हम लोग जो है फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बात करेंगे। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार जो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ EAV, दिस वन एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर इन ईच रिवॉल्यूशन, ये न्यूमरेटर में टोटल फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर इन ईच रिवॉल्यूशन, दैट इज P5 divided by, okay, divided by time to complete one revolution by one conductor। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ओके, मैंने डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में क्या लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर में हम लोग लिख रहे हैं ओके P5 को टोटल फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर, एक कंडक्टर के बाद तो हम लोग थ्रू आउट बात कर ही रहे हैं। ओके, इन ईच रिवॉल्यूशन, यानी कि एक रिवॉल्यूशन में एक कंडक्टर के द्वारा टोटल फ्लक्स जो कट हो रहा है दैट इज P5। तो एक कंडक्टर के द्वारा एक रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये टोटल फ्लक्स और ये टोटल टाइम, दैट इज द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। नो प्रॉब्लम, आई थिंक दिस इज जस्ट ओनली द मैग्नीट्यूड और नथिंग, है ना, लिख सकते हैं ना। then that is a 60 by P5 by 60 by NS, यानी कि NS P5 by 60। okay, I think no problem, just tell me, नहीं ना। okay, now anyone tell me what is the form factor, फॉर्म फैक्टर क्या होता है। नो एनीबॉडी नो, फॉर्म फैक्टर आरएमएस बाई एवरेज, वेरी गुड। ओके, और साइनसॉइडल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर कितना होता है, फॉर साइनसॉइडल कितना वैल्यू होता है, 1.11। ओके, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1.11 इक्वल टू ई आर एम एस बाई ई एवरेज, यानी कि ई आर एम एस हम लोग लिख सकते हैं सिंपल 1.11 इंटू NSP5 बाई 60, लिख सकते हैं, टेल मी, लिख सकते हैं ना। 1.11 बाई 60 NS इक्वल टू लिख सकते हैं 120F बाई P इंटू P5, लिख सकते हैं यहाँ पे, यहीं पे आप लिख सकते हो
120F/P इंटू P5/60, 60 PP कैंसिल यानी कि 2F5, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये 2 कैंसिल हो गया यानी कि 2.22F5। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं। नाउ अब फॉर स्टेटर वाइंडिंग, ओके, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? NPHs। ओके, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर NPHs है तो बताइए करंट या पप्पू लास्ट आप ही लोग का है। ओके, तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितना होगा? एक फेज में नंबर ऑफ टर्न्स NPHs है। ओके, तो उसी में आपका जो है उसी फेज में नंबर ऑफ कंडक्टर कितना होगा? टेल मी, नो एनीबॉडी? चलो करण पप्पू के अलावा, टू टाइम्स हो जाएगा। वेरी गुड रत्नेश। ओके, ईच टर्न में, एक टर्न में 2 कंडक्टर होता है, एक टर्न में 2 कंडक्टर होता है। ओके, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर NPHs है तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा? 2 इंटू NPHs। नहीं, अगर ये 2 इंटू NPHs हो गया यानी कि EMF इंड्यूस्ड इन अ स्टेटर वाइंडिंग, क्योंकि स्टेटर वाइंडिंग को हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, तो इसको 1 से इंडिकेट करती है। ओके, तो E1 ये हमारा RMS वैल्यू था 2.22F5। ये कितने कंडक्टर में इंड्यूस EMF हो रहा है? 1 कंडक्टर में। गॉट इट? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना है? 2 NPHs, तो 2 NPHs से इसे मल्टीप्लाई करना होगा सारे कंडक्टर में EMF इंड्यूस होने के लिए। नहीं, यानी कि E1 हो गया आपका 4.44F5 NPHs। ध्यान से देखिए, ये ट्रांसफार्मर का इक्वेशन है। ओके, और इसको फेमिलियर बनाते हैं, NPHs F5, ये ट्रांसफार्मर का इक्वेशन है। ओके, ओके, तो ये ट्रांसफार्मर का इक्वेशन हो गया, बट ये स्टेटर वाइंडिंग में ही आया अभी तक। ओके, ओके, कोई बात नहीं बप्पू। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, यह स्टेटर में EMF इंड्यूस्ड हो गया। तो जिस तरह से हम लोग स्टेटर हम लोग ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में निकाले, ओके, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? E2/E1 इक्वल टू N2/N1 करते हैं ना। E2/E1 इक्वल टू N2/N1, यहाँ पे हम लोग E2/E1 इक्वल टू N2/N1 करेंगे। बट ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग जो था वो हमारा कंसेंट्रिक वाइंडिंग था। ओके, ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग है वो हमारा जो है एक जगह कंसंट्रेटेड था इस तरह से। बट स्टेटर में जो वाइंडिंग है या रोटर में जो वाइंडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। गॉट इट? वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। इन दैट केस हम लोग को जो है डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और आपका पिच फैक्टर ये पढ़ना होगा। अच्छा, पिच फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं पढ़ा है अभी क्या? पिच फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं। ओके, पढ़ा देना चाहिए था, मैंने पता नहीं भूल गया हूँ। पहले पिच फैक्टर ही पढ़ाना था, कोई नहीं। ओके, हम लोग अभी आगे पढ़ लेंगे, इसको प्रूव कर लेंगे फार्मूला को। अभी लिंक फार्मूला आपको याद रखना होगा। तो हमारा जो कंसंट्रेट यहाँ पे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है, बट स्टेटर हो चाहे रोटर हो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। साथ साथ यहाँ पे वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट पिच कॉइल है। ओके, शॉर्ट पिच कॉइल है, जिसके एडवांटेज भी हम आगे बताएंगे। शॉर्ट पिच में से शॉर्ट पिच यानी कि छोटा पिच, यानी कि वहां पे कंडक्टर का मेनली सेविंग होता है। ओके, तो कंडक्टर का मेनली सेविंग होता है, तो जैसे ही शॉर्ट पिच कॉइल आया तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक फैक्टर आता है
जिसको हम लोग बोलते हैं पिच फैक्टर। ओके, जो पिच फैक्टर का जो वैल्यू होता है दैट इज गिवन बाय cos अल्फा बाई 2, दिस वन पिच फैक्टर, वेयर अल्फा इज द कॉर्डिंग एंगल। कॉर्डिंग एंगल सब जानते हैं आई थिंक, है ना। कॉर्डिंग एंगल वो एंगल है जो हमारा जो है फुल पिच से हम लोग जो है जितना एंगल से वो डेविएट हो रहा है, ओके, कॉइल पिच फुल पिच से कितना जितना कम हो रहा है जितना एंगल से, वो एंगल हमारा कॉर्डिंग एंगल है। तो अल्फा कॉर्डिंग एंगल हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमारा वाइंडिंग जो यूज हो रहा है वो अगर शॉर्ट पिच वाइंडिंग है, चाहे वो स्टेटर का हो चाहे वो रोटर का हो, इन दैट केस हम लोग को पिच फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। पिच फैक्टर दैट इज ऑलवेज लेस देन 1 बिकॉज इट इज द कोसाइन एंगल, और साइन और कॉस जो है हमेशा लेस देन 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे cos अल्फा बाई 2 वेयर अल्फा इज द कॉर्डिंग एंगल या कॉर्डेड एंगल, आई थिंक नो प्रॉब्लम। नाउ जो वाइंडिंग हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि वहां पे जो है एक फैक्टर और आएगा दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ओके, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, यानी कि वाइंडिंग जब डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एक इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर है दैट इज गिवन बाय KD इक्वल टू sin m बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई m sin बीटा बाई 2, दिस वन। जहाँ पे m जो है इससे हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम भी बनाएंगे, सिंक्रोनस मशीन में, इंडक्शन मशीन में, दोनों में सेम ही होगा हमारा। ओके, जहाँ पे m जो है वो नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज है। m को लिखते हैं हम लोग SPP, स्लॉट पर पोल पर फेज, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, SPP। नहीं, ये सब लॉस है, ये फैक्टर है ना भाई, लॉस नहीं, जो हम लोग डिजाइन कर रहे हैं वो है। अगर हमारा वाइंडिंग जो है ना सुभाष, वो फुल पिच रहता, शॉर्ट पिच नहीं रहता, फुल पिच रहता तो उस कंडीशन में अल्फा कितना होता? अगर फुल पिच कॉइल होता तो अल्फा कितना होता? एनीवन टेल मी? 0 डिग्री। वेरी गुड पूजा, आरती और राहुल। ओके, तो अल्फा 0 डिग्री तो cos 0 का वैल्यू कितना? 1, यानी कि Kp का वैल्यू 1 हो जाता। अगर हमारा वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, कंसेंट्रिक होता, उस कंडीशन में भी आपका जो है Kd का वैल्यू 1 होता। तो ये वाइंडिंग के स्ट्रक्चर की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जिसको हम लोग प्रूव करेंगे, ये फार्मूला भी प्रूव करेंगे और ये भी फार्मूला प्रूव करेंगे। बट प्रूव तो करना है ही, लेकिन आपको उसके बावजूद भी ये याद रखना होगा बिकॉज इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, Kp इक्वल टू cos अल्फा बाई 2 एंड Kd इक्वल टू sin m बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई m sin बीटा बाई 2। अब यहाँ पे ये बीटा क्या है? बीटा तो जो दो स्लॉट है, जिस दो स्लॉट में आप कंडक्टर को प्लेस किए हुए हैं, उन दोनों स्लॉट के बीच में एंगल कितना बन रहा है? ओके, उन दोनों स्लॉट के बीच में, जैसे मान लेते हैं ये आपका दो स्लॉट है, एक स्लॉट, दो स्लॉट। ओके, ये स्टेटर का भी देख रहा है, स्टेटर देखो, तो ये इसके सेंटर पे जो है दिस वन, ये एंगल कितना बना रहा है? दिस इज द बीटा। ओके, दिस इज द बीटा। बीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्लॉट्स। ओके, बीटा का फिजिकल मीनिंग आप समझ गए ना? ओके, जो भी कंडक्टर पे हम लोग प्लेस कर रहे हैं, ओके, जो भी कंडक्टर जिस स्लॉट में प्लेस कर रहे हैं, तो दो लगातार स्लॉट के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, लीनियर नहीं, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज कॉल्ड बीटा। ओके, so beta is the angular displacement between two consecutive slots. M is the number of slots per pole per phase। जैसे मान लेते हैं नंबर ऑफ स्लॉट्स हमारे पास मान लेते हैं 120 है, ओके, और पर पोल मान लेते हैं 6 पोल है, पर फेज यानी कि मान लेते हैं 3 फेज है। ओके, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है
यहाँ पे जो भी आता वो 20/3 आपका हो जाता डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, बट ये हमारा गलत है, सॉरी एम हो जाता। ओके, एम हमारा नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज। ओके, हम सोचे थे केडी है, तो ये 20/3 आता। दिस इज द एम। ओके, नाउ स्टेटर और रोटर दोनों के, हाँ दोनों के लिए, डोंट वरी। ऑफकोर्स राहुल, दोनों हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। ओके, दोनों कंडीशन में हम लोग शॉर्ट पीस कॉइल कंसीडर करते हैं, तो दोनों कंडीशन में हमारा पीस फैक्टर और केडी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आएगा। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो जिसको उसको हम लोग कहते हैं वाइंडिंग फैक्टर, दैट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ पीस फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, this one. Okay, so since Kp is less than 1 for short pitch winding and Kd is also less than 1, तो जब less than 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर को, तो Kw जिसको हम लोग वाइंडिंग फैक्टर बोल रहे हैं वो भी हमेशा क्या होगा, टेल मी, वो भी लेस देन 1 होगा, है ना, वो भी लेस देन 1 होगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे वाइंडिंग फैक्टर जो है लेस देन 1 होगा। तो अभी तक जो हम लोग कैलकुलेट किए वो हमारा कंसेंट्रिक वाइंडिंग के लिए था और फुल पिच वाइंडिंग के लिए था। ओके, जिसे हम लोग जो है यहाँ पे ट्रांसफार्मर के लिए बात कर रहे थे, तो कंसेंट्रिक वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग। लेकिन अगर हमारा रोटर या स्टेटर है, ओके, तो उसमें हमारा जो है अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तभी आएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तो आना ही आना है। हाँ, पिच फैक्टर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द केस कि वहां पे फुल पिच वाइंडिंग है या आपका शॉर्ट पिच वाइंडिंग है। अगर फुल पिच वाइंडिंग होगा देन Kp इक्वल टू 1, और अगर शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगा देन Kp इज ऑलवेज लेस देन 1। तो जो भी हमने इक्वेशन निकाला है, ये इक्वेशन जो है ये मानते हुए निकाला है तो वो वाइंडिंग हमारा फुल पिच वाइंडिंग है और वो हमारा जो है कंसेंट्रिक वाइंडिंग है। तो जब हम लोग वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और शॉर्ट पिच रखते हैं, तब इसमें एक फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड वाइंडिंग फैक्टर। यानी कि उस कंडीशन में जो है E1 का वैल्यू हो जाएगा 4.44 Kw in PHS F5, दिस वन। ये अब आपका कंप्लीट ईएमएफ इक्वेशन हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फिजिकल मीनिंग बताएंगे, डोंट वरी, जिसका फार्मूला डिराइव करेंगे आरती तो मैं बताऊंगा। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कि चूंकि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है तभी ये फैक्टर आ रहा है। ओके, तो हम लोग पिच फैक्टर यहाँ पे भी जो है इसका भी फिजिकल मीनिंग बताएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दोनों का फिजिकल मीनिंग बताएंगे, बट जब हम इसको प्रूफ करेंगे तब। इसका मैथमेटिकल फार्मूला है। ओके, जैसे पिच फैक्टर का हमारा जो होता है रेशियो ऑफ द फेजर सम ऑफ द वोल्टेज डिवाइडेड बाय अलजेब्राइक सम, लाइक दैट। ओके, तो उसी तरह जो है यहाँ पे इसका ही फार्मूला होता है। तो हम लोग दोनों बात करेंगे इन डिटेल, और ये आपके एग्जाम में आता है प्रूफ करने के लिए 4 नंबर में, तो डोंट वरी। और इसके बिना हम लोग कोई भी 3 फेज इंडक्शन मोटर का और सिंक्रोनस मोटर का यानी कि एसी मशीन का प्रॉब्लम नहीं बना पाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच नाउ। अब हमारा जो ईएमएफ इक्वेशन हो गया स्टेटर वाइंडिंग में, ये कंप्लीट हो गया, जहां पे Kw जो है वो Kp इंटू Kd है। ओके, और ये Kp जो है वो पिच फैक्टर है जो हमेशा लेस देन 1 होगा फॉर द शॉर्ट पिच वाइंडिंग। याद रखने वाली बात है, जब भी प्रॉब्लम बनाएंगे, ओके, और उसमें अगर शॉर्ट पिच वाइंडिंग के बारे में कुछ भी नहीं कहा है या पिच फैक्टर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इन दैट केस Kp इज ऑलवेज टेकन एज 1, यानी कि वो वाइंडिंग क्या है, फुल पिच वाइंडिंग है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में भी नहीं कहा है, ओके, या उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, या वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग नहीं लिख के कुछ वहां पे इसका जो है ना ही इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इन दैट केस वहां पे Kd इक्वल टू 1 ही लेंगे। बट ये जनरली नहीं होगा, है ना, क्योंकि वहां पे पोल्स दिया रहेगा, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज दिया रहेगा, बीटा भी हम लोग निकाल लेंगे। सो डोंट वरी हाउ वी कैलकुलेट, सो उसको हम लोग फर्दर देखेंगे।
बट अगर हमारा जो है शॉर्ट पिच बाइंडिंग नहीं है, फुल पिच बाइंडिंग है, देन Kp इक्वल टू 1 और Kd होगा, और उसमें Kw इक्वल टू हो जाएगा Kd। बाइंडिंग फैक्टर इज जस्ट ओनली द प्रोडक्ट ऑफ द पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ओके, Kp भी लेस देन 1 होगा, Kd भी लेस देन 1 होगा, और Kw भी लेस देन 1 होगा। गॉट इट नाउ? तो ये हमारा जो है स्टेटर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड आ गया। अब अगर रोटर वाइंडिंग में हम लोग निकालना चाहें ईएमएफ इंड्यूस्ड, ओके, रोटर वाइंडिंग में अगर निकालना चाहें ईएमएफ इंड्यूस्ड तो हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज सो सिंपल। ओके, अब जैसे ही रोटर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालना चाहें तो आपको मैंने बोला अभी कि ट्रांसफार्मर के केस में हम लोग क्या करते थे, E2/E1 इक्वल टू N2/N1, बट हम लोग ट्रांसफार्मर के केस में करते थे, वो ट्रांसफार्मर एक्चुअली है क्या, वो स्टैटिक है। ओके, वो स्टैटिक है, रोटेटिंग नहीं है। लेकिन जब हम लोग ट्रांसफार्मर की तरह थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम बात करें तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जैसे ही सप्लाई देते हैं उसमें रोटर अबाउट टू मूव कंडीशन में है, यानी कि स्टेशनरी कंडीशन में। इन दैट केस ओके, अगर हम लोग रोटर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस लिखे जिसको E2 अगर है, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर वाइंडिंग ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर E2 जीरो लिखा हुआ है, ओके, देन ये बता रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर वाइंडिंग व्हेन द रोटर इज एट स्टैंड स्टिल। वेरी गुड आरती। ओके, ये स्टैंड स्टिल कंडीशन के बारे में, और उस कंडीशन में हो जाएगा ये 4.44 kW in PHR F5। गॉट इट? ये NPHR and PHS ये बदल जाएगा, यहाँ पे Kw2 भी लिख सकते हैं, Kw1 भी लिख सकते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर वाइंडिंग। लेकिन ये ईएमएफ इक्वेशन जो निकला हुआ है वो कब है, जब रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन पे है ना। अब अगर रोटर मूव कर रहा है विथ द स्लिप S, तो उस कंडीशन में रोटर का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, FR इक्वल टू SF। जब रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में या अबाउट टू मूव कंडीशन में है उस समय S इक्वल टू 1, यानी कि रोटर का फ्रीक्वेंसी जो होगा वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। ओके, यानी कि विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगा। लेकिन जैसे वहां रोटेटिंग की बात आया वहां पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा चेंजेस हो गया। ओके, दैट इज द रोटर फ्रीक्वेंसी। और उस कंडीशन में जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे ओके, तो वो हमारा लिखाएगा E2S, S फॉर स्लिप, S फॉर स्लिप, यानी कि यहाँ पे ये जो ईएमएफ इंड्यूस का कंडीशन है वो कब है, जब रोटर मूव कर रहा है, और उस कंडीशन में ये 4.44 kW2 NPHR ये क्या हो जाएगा, FR5। ये फ्रीक्वेंसी के जगह पे हो जाएगा रोटर फ्रीक्वेंसी। गॉट इट? अब ये रोटर फ्रीक्वेंसी FR जो है वो SF के बराबर है। ओके, ये रोटर फ्रीक्वेंसी वो SF के बराबर है, तो इसको हम पुट कर देंगे आप। देन E2S इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.44 kW2 NPHR F SF5 लिख सकते हैं, टेल मी। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। अभी से इसको कॉमन ले लो, S ये देखो क्या ये है, यानी कि E2S इक्वल टू S इंटू E2 नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज द रोटर इंड्यूस्ड EMF। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नो। तो रोटर इंड्यूस्ड EMF में हम लोग ने जो है वो रोटर वाइंडिंग में इंड्यूस्ड EMF जो E2S के बराबर है, दैट इज दे हैव द एक्सप्रेशन 4.44 kW in PHR SF into 5 या S into E2 नॉट भी लिख सकते हैं ना। अब हम लोग अगर जो है आगे फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं
रोटेट करंट एंड पावर फैक्टर के बारे में, है ना। दिस वन, रोटेट करंट एंड रोटेट पावर फैक्टर, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे ही रोटे की बात आई, तो जब जब एक्सप्रेशन निकालने की बात आएगा, तब तब दो कंडीशन हमेशा आएगा। कौन कौन सा कंडीशन? एक स्टैंड स्टिल कंडीशन और दूसरा रनिंग कंडीशन, यानी कि रोटर मूव्स विद द स्लिप एस। देन रिगार्डिंग द रोटर पैरामीटर, there are always two conditions, always. कंडीशन वन क्या होगा? ओके, when rotor is at a standstill, यानी कि s इक्वल टू 1 है ना। ओके, उस समय हम लोग जो है फिर कुछ पैरामीटर एज्यूम करते हैं। वो पैरामीटर हमारा क्या होगा? E2 नॉट। E2 नॉट हम लोग क्या माने? रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द रोटर इज एट अ स्टैंड स्टिल, जहां पे नोड लगा हुआ है, यानी कि E2 नॉट, I2 नॉट, X2 नॉट, Z2 नॉट, cos phi2 नॉट, यानी कि वो जीरो जो सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ मिलेगा या नोड सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ मिलेगा, वो क्या इंडिकेट करेगा? स्टैंड स्टिल कंडीशन को। ओके, तो उसी तरह हमारा I2 नॉट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल। हालांकि रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल हो या रोटर करंट जब मूव कर रहा हो, तो दोनों आपका बराबर ही होता है। R2 नोड, उसी तरह हमारा R2 है। R2 देखो, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ R2। R2 ये क्या बता रहा है? रोटर रेसिस्टेंस पर फेज। इससे ये एक चीज क्लियर हो गया कि रोटर रेसिस्टेंस जो है वो स्लिप पे डिपेंड नहीं करता है। रोटर रेसिस्टेंस दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल, नंबर ऑफ टर्न्स, वो मटेरियल क्या है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, लेंथ कितना है, उस पर डिपेंड करता है। अब वो तो जो एक बार बना दिए, वो रोटर रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया? टेल मी, फिक्स हो गया। वो रोटर रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता है। बट इन द केस ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ही चेंज नहीं हो सकता है। ओके, रोटर का अपना स्लिप रिंग में भी चेंज नहीं हो सकता है। बट स्लिप रिंग में हम लोग हर रोटर फेस के साथ थ्रू द स्लिप रिंग जो है एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐड करते हैं, और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को ऐड करके हम लोग रोटर रेसिस्टेंस पर फेस को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ओके, देन इन द केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, okay, there may be change in rotor resistance. Okay, but rotor resistance is always independent from S. That means it do not depends upon the condition of rotor, कि रोटर मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा है, रोटर स्टेशनरी है या नहीं है, रोटर में स्लिप का वैल्यू कितना है, उससे कोई मतलब नहीं। हमेशा बेसिक चीज देखते हैं, बेसिक resistance, that is just only R equal to rho L by A और nothing. Got it? रेसिस्टेंस का ये बेसिक है। ओके, तो रेसिस्टेंस जैसे हमारा जो है रेसिस्टेंस R इक्वल टू रो L by A एंड रो इक्वल टू 2m by n स्क्वायर टॉप। ओके, लाइक दैट। तो ये सारा इसका बेसिक है ना। उसी तरह L इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल, ये बेसिक है। देखो ये सब जो है इसके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही डिपेंड करता है, एक्सटर्नल पे नहीं कि लोड हम लोग कितना रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, नो लोड पे है, फुल लोड पे है, हाफ लोड पे, क्वार्टर लोड पे, 75% लोड पे है, दैट डजंट मैटर। ओके, मैटर इज जस्ट ओनली कि वहां पे टेम्परेचर कितना है,
क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, लेंथ कितना है, परमेबिलिटी क्या है। ओके, ये सारे फैक्टर हैं डिटरमाइन करने के लिए रोटर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को। नाउ ये R2 हो गया। उसी तरह हम लोग लिखे L2, रोटर इंडक्टेंस पर फेज, आई थिंक नो प्रॉब्लम। बट X2 नॉट, X2 नॉट यानी कि 2 पाई एफ L2, यहाँ पे X2 नॉट लिखने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का इन्वॉल्वमेंट है और रोटर का फ्रीक्वेंसी जैसे ही आया ओके, तो वो तो डिपेंड करता है स्लिप पे, है ना। एफ आर इक्वल टू एस एफ, यहाँ पे एस इक्वल टू 1 होने के कारण जो है यहाँ पे हम लोग 2 पाई एफ लिख दी। इसको हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। ओके, तो ये X2 नॉट हो गया। X2 नॉट के बाद हम लोग लिखेंगे Z2 नॉट, रोटर इम्पीडेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल, जिसका वैल्यू क्या होगा R2 प्लस JX2 नॉट। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब अगर Z2 नॉट अगर हम लिखना चाहें मैग्नीट्यूड में, दिस वन। ओके, ये हो गया रोटर इम्पीडेंस पर फेज। दरवाजा बंद कर दीजिए। रोटर इम्पीडेंस पर फेज। अब अगर हम लोग रोटर करंट निकालना चाहें I2 नॉट, ओके, तो लिख सकते हैं E2 नॉट बाई Z2 नॉट, लिख सकते हैं। टेल मी, यानी कि E2 नॉट बाई R2 प्लस JX2 नॉट लिख सकते हैं, है ना। यानी कि हम लोग E2 नॉट इक्वल टू I2 इंटू R2 प्लस JX2 नॉट लिख सकते हैं। गॉट इट, लिख सकते हैं ना। ओके, अगर इन मैग्नीट्यूड बात करें देन I2 नॉट इक्वल टू E2 नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 नॉट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, दरवाजा बंद करो, म्यूजिक बजा रही। ओके, अब हम लोग रोटर पावर फैक्टर के बारे में बात करते हैं। cos phi2 नॉट, पावर फैक्टर क्या होता है R बाई जेड। ओके, यानी कि R2 बाई Z2 नॉट, यानी कि R2 बाई अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 नॉट होल स्क्वायर। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग रोटर पावर फैक्टर निकालने के लिए कर रहे हैं। ओके, उसका कैलकुलेशन करने के लिए करेंगे, न्यूमेरिकल बनाने के लिए करेंगे, दैट इज टू इम्पोर्टेंट। आई थिंक नो प्रॉब्लम अप टू दिस पॉइंट। टेल मी, नो नो। कंडीशन 2, when rotor is running with slip S, ओके, तो उस कंडीशन में ये E2S हो जाएगा। ऑफकोर्स ऑल ऑफ यू नो E2S इक्वल टू S इंटू E2 नॉट, ये I2S हो जाएगा, है ना। ये R2 ही रह जाएगा, ये L2 ही रह जाएगा, ये H2S हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये FR हो गया, तो 2 पाई FR इक्वल टू SF L2, S कॉमन ले लिए 2 पाई F L2, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं H2S इक्वल टू S इंटू H2 नॉट लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं ना, नहीं। ओके, Z2S ये H2S हो गया, यानी कि R2 प्लस J S H2 नॉट लिख सकते हैं हम लोग, है ना। Z2S का मैग्नीट्यूड यानी कि ये दिस वन, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना। मैग्नीट्यूड में
ना रोटर करेंट। I2s या I2 भी आप लिख सकते हो, यू आर फ्री, क्योंकि जैसे करंट फ्लो करा हम लोग इंस्टेंटेनियस फेनोमेनन को देख रहे हैं, लेकिन करंट फ्लो करेगा तो ऑब्वियस है भाई, ओके, वहां पे करंट तभी फ्लो किया जब ईएमएफ इंड्यूस हुआ और रोटेशन आ गया। ओके, तो यहाँ पे E2s बाई Z2s, E2s बाई R2 प्लस JS2s, E2s इक्वल टू I2, R2 प्लस JS2s लिख सकते हैं हम लोग, नहीं? ओके ना, E2s हम लोग S E2 नॉट भी लिख सकते हैं, I2 R2 प्लस J S S2 नॉट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, टेल मी, लिख सकते हैं भाई? नहीं लिख सकते। यहाँ पे S कॉमन ले लो, S E2 नॉट I2s R2s प्लस JS2 नॉट लिख सकते हैं, ये SS कैंसिल। दिस इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, ओके, तो हम लोग उस सर्किट के लिए लिखते हैं जहां पे रोटर फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, और जब ये इक्वेशन लिखते हैं तो हम लोग स्टेटर फ्रीक्वेंसी आएंगी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं। देखो यहाँ भी E2 नॉट हो गया, यहाँ भी S2 नॉट हो गया, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट तो सिर्फ यही है ना, ओके, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अब कितना रह गया, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो जब हम सर्किट अभी हम बनाएंगे तुरंत, ओके, तो वो रोटर फ्रीक्वेंसी या स्टेटर फ्रीक्वेंसी पे होगा या सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे होगा, ये उसका एक्सप्रेशन बताएगा। ओके, जस्ट वेट, नाउ रोटर पावर फैक्टर cos phi 2s, अच्छा इसका भी अब देख लो, I2s ये मैग्नीट्यूड हो गया है ना, दिस वन, तो इसको लिख दिए S E2 नॉट और I2 स्क्वायर S S2 नॉट का होल स्क्वायर, एस कॉमन ले लिए तो एस स्क्वायर कॉमन लिए, एस स्क्वायर कॉमन ले तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया E2 नॉट बाई अंडर रूट R2 बाई एस का होल स्क्वायर प्लस S2 नॉट होल स्क्वायर हो जाएगा ये एल। उसी तरह cos phi 2s इक्वल टू R2 बाई Z2s, R2s स्क्वायर प्लस S2s का होल स्क्वायर है ना, तब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग R2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस S S2 नॉट का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप अगर एस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो R2 एस बाहर आ गया, R2 बाई एस का होल स्क्वायर प्लस S2 नॉट का होल स्क्वायर, ये इसको ऊपर भेज दो, ये भी R2 बाई एस हो गया। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नो। अब देखो इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होगा, जस्ट सी, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ रोटर, दिस वन, रोटर का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पहला इक्वेशन आपका यहाँ ये वन, ओके, ये वन, इसी के कोरस्पॉन्डिंग ये दूसरा इक्वेशन है, ओके, और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये भी आपका इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन। अब सोचो इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं या इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, दोनों में से कोई भी रीअरेंज कर सकते हैं, ओके। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं, R2 दिस वन, दिस वन,
देखो इसका इक्वेशन लिखें तो ये आ जाएगा, जस्ट टेल मी, आएगा या नहीं आएगा? जहां पे ये क्या होगा, वेरिएबल नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि H2S जो है वो S पे डिपेंड कर रहा है ना, वो S पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे S जो है लोड पे वेरी करता है, लोड जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे S वेरी करेगा। ओके, तो H2S पे यहाँ पे हम लोग वेरिएबल देखा है, जो भी कंपोनेंट, जो भी पैरामीटर, जो भी क्वांटिटी अगर एस के साथ लिखा हुआ है तो वो हमेशा वेरिएबल होगा अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ लोड। जैसे जैसे लोड वेरी करेगा वैसे वैसे एस वेरी करेगा, जैसे जैसे एस वेरी करेगा उसके साथ जो पैरामीटर है वो भी वेरी करेगा। ओके, तो ये एक रोटर इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। ओके, नाउ अगर आप इसको लिखते हैं, है ना, अगर आप इसको लिखते हैं तो आप इसको भी लिखो, इसको, this is very important equation। लिख सकते हैं, देखो जरा, टेल मी, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? यहाँ पे इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हो, वेरिएबल रेसिस्टेंस। ओके, यहाँ पे H2 नॉट दिस कंडीशन में हो, H2 नॉट इक्वल टू 2 पाई FL, यानी कि ये जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी F दिख रहा है, दिख रहा है आपको, बट ये 2 पाई FRL है, यानी कि ये रोटर फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग है सर्किट, यानी कि FR इक्वल टू SF। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं, ये दोनों सेम ही सर्किट है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, सेम ही पैरामीटर है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है ना। अब अगर हम लोग इसमें एक और रिप्रेजेंटेशन दिखना चाहें जो फर्दर आगे का टॉपिक का कारण होगा, यही एक्सप्रेशन। ओके, जस्ट सी, ओके, R2/S तो हम लोग लिख सकते हैं R2 प्लस SR2 माइनस SR2/S। टेल मी, लिख सकते हैं या नहीं? नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए। ओके, अब देखो इन दोनों को, ये R2 प्लस, इन दोनों में R2 कॉमन ले लो, R2 इंटू 1 माइनस S/S, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो इस R2/S को जो है फिर से रीअरेंज किए हम लोग, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लिख सकते हैं हम लोग, टेल मी। सर 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 आप सुन रहे हैं? यस सर। सर वहाँ पे सर बोल रहे थे ना सर कि वहाँ सर जो इक्वेशन सेकंड वाला है ना सर, R2/S का सेकंड वाला देखिए सर, इस साइड लेफ्ट साइड सर, हाँ सेकंड वाला सर। वहाँ R2 तो समझ में आ गया सर, वो रेस सर वहाँ अगर मल्टीप्लाई करते हैं सर तो R2 ही ना आएगा नीचे में सेकंड वाला इक्वेशन सर। बाबू देखो ध्यान से, स्टूडेंट का मतलब कंसंट्रेशन ही होता है। देखो क्या है, ये SR2 ये SR2 कैंसिल हो गया, SR2 को पहले ले लीजिए, R2 माइनस SR2। यस सर समझ गए। ठीक है, ध्यान से देखिए बाबू,
एस सर क्या हुआ, एस एस कहाँ है भाई, एस तो कट गया ना अभी से। ओके चलिए, आई थिंक नो प्रॉब्लम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, यानी कि अगर हम लोग इसमें रीअरेंज करें इसको, तो E2 नॉट इक्वल टू R2 बाई एस को लोग क्या लिखेंगे, ओके इसको हम लोग क्या लिखेंगे, R2 प्लस R2 1 माइनस एस बाई एस प्लस जे S2 नॉट, दिस वन। ओके दिस इज द रोटर इक्विवेलेंट सर्किट। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म आ रहा है, जो नेक्स्ट टॉपिक का कारण बनेगा आगे पढ़ने के लिए, वो है हमारा R2 इंटू 1 माइनस एस बाई एस। ओके जिसको हम लोग कहते हैं फिक्टिशियस लोड, फिक्टिशियस लोड। ओके फिक्टिशियस लोड क्या हुआ हमारा, R2 1 minus S by S, that is a fictitious load, okay, और fictitious resistance। ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली वो है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट टू द मैकेनिकल लोड ऑफ द रोटर, जिसको आगे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, है ना। यानी कि आप सोचो, ये हमारा जो है स्टेटर वाइंडिंग था, ये रोटर वाइंडिंग है, तो रोटर वाइंडिंग का अपना रेसिस्टेंस, अपना रिएक्टेंस, क्लियर है ना। तो जो भी एनर्जी इसमें आया स्टेटर में, फिर स्टेटर से मैग्नेटिकली जो है रोटर में एनर्जी आया, ओके, तो रोटर का कुछ पार्ट एनर्जी R2 के कॉरस्पॉन्डिंग, कुछ S2 नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग, और बाकी जो बचा वो एनर्जी कहाँ जाएगा, मैकेनिकल आउटपुट, नहीं वही एनर्जी जा रहा है ना मैकेनिकल आउटपुट, जिसको पावर इक्वेशन में देखेंगे। ओके यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोटर पावर होगा। ओके वही जो हमारा है इस शाफ्ट पे मैकेनिकल लोड कितना है, इस शाफ्ट पे जितना ही मैकेनिकल लोड हो, उसी लोड के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस रेसिस्टेंस और फिक्टिशियस लोड। लोड यानी कि मैकेनिकल लोड, नॉट द इलेक्ट्रिकल लोड, बट उस मैकेनिकल लोड के इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस रेसिस्टेंस, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में इन द नेक्स्ट क्लास बात करेंगे, जो इसमें हमारा टॉपिक होगा। ओके रोटर पावर, एयर गैप पावर, रोटर कॉपर लॉस, इंटरनल मैकेनिकल